वेलकम व्यूअर्स, अनीस फारूकी हाजिर है प्राइम टाइम की एक एपिसोड लेकर, जिसमें आज बात होगी गुजरावाला की। यानी कि गुजरावाला से एक ऐसा नया पाकिस्तान तामीर होने जा रहा है या हो सकता है जो शायद पाकिस्तान इससे पहले नहीं था। यानी कि एक हेल्दी पाकिस्तान, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान। और उसकी क्या वजह है, मतलब कौन से ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं कि जिनको हम सही कर लें तो ये सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। ऐसा क्या होगा कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ों को चेंज करने से पाकिस्तान की सिचुएशन बेटर हो जाएगी। इस पे बात करते हैं आज। इस्लामाबाद से हमें आप सबकी जानी पहचानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी भी ज्वाइन करेंगी और उनसे बात करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे कि ग्राउंड पे वो कैसा फील कर रही हैं। तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ठीक ठाक, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप वहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हैं? वहाँ पे क्या जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हम्म। कर दिया है? क्या आप लोगों ने एक हंगामा शुरू कर दिया कि इससे पहले पाकिस्तान में शायद हमने तारीख में प्रेसिडेंट नहीं देखा ऐसा, जो कुछ हुआ है गुजरांवाला में। आप उसको कैसा सम अप करते हो? सर देखिए, ये चीज एक तरह से थोड़ी सी पहले भी हुआ करती थी, अगर आपको याद हो तो। इमरान खान साहब का ये स्टाइल है कि वो इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के जलसे जुलूस और धरने की जो सियासत उन्होंने शुरू की थी, तो वो जो कहा जाता है कि दुनिया गोल है, तो अब वही चीज उनको देखनी पड़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग जो थे वो अपोजिशन में ये थे और लोग गवर्नमेंट से तंग थे, किसी करप्शन की वजह से, किसी भी रीजन से। हम्म। और इनकी बातें सुन सुनकर जो है वो कहा करते थे कि गवर्नमेंट को हटाया जाए या बदला जाए। अब जो पब्लिक बाहर आई है, वो इसलिए बाहर आई है, जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कि वो इमरान खान साहब की अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से उनसे, क्योंकि कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ना महंगाई, चले अगर महंगाई को हम एक मिनट के लिए मान भी लें कि सब जगह ही है, हम्म। लेकिन उसके अलावा भी जितने महंगाई तो एक मसला है पाकिस्तान का, खैर। नहीं, असल में देखिए, सिर्फ सिर्फ महंगाई ही प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई के अलावा भी जो जलसा था, जो गुजरांवाला का जो जलसा था, वो गुजरांवाला का जलसा, इट वाज नॉट अबाउट दैट द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। इट वाज नॉट अबाउट कि किस तरह से पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है, वहाँ के लोगों को क्या मुश्किलात हैं, पानी की क्या मुश्किलात हैं, खाने की क्या मुश्किलात हैं। ये सारी चीज़ें देखें, जो बुनियादी मसला है ना, मैं इसको यूँ समाप्त करता हूँ कि हमने ये देखा कि जो गुजरांवाला की, मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि गुजरांवाला की नौबत आई क्यों, राइट? कि जलसे जुलूस होते रहे, अभी तो हुकूमत के 5 साल पूरे भी नहीं हुए, 3 साल हुए हैं। तो फिर और सबने ये एक अहद किया था कि हम जमहूरी हुकूमतों को चलने देंगे, 5 साल का वक्त पूरा करने देंगे। मेरा मेरे जहन में एक सवाल कुल बुलाता रहता है, मैं उस वही जवाब जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि 3 साल के अंदर क्या नौबत आ गई, क्या फ़र्क आ गया, क्या मेजर डिमांड है कि गुजरांवाला की और कराची की और कोयटा की ये जलसों की नौबत आ गई है। ये मुझे आज तक, अभी इसको समझाने की ज़रा सी कोशिश करें, मेरी समझ में तो नहीं आ रही बात। सर इनको 3 साल नहीं हुए हैं, इनको दो दो साल से थोड़े से ज्यादा अरसा हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई इतने ख्वाब दिखा कर आए और जो ये कहा करते थे कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, इनकी ये बड़ी गलती थी कि लोगों को ये टाइम भी दिया करते थे। कभी कहते थे हम 100 दिन में कर देंगे, कभी 200 दिन में कर देंगे। लेकिन लोगों को लगा कि शायद एक नई पार्टी आएगी, तो को पहले वो जाहिर है भुगत चुके थे, देख चुके थे। तो उनका ख्याल था कि ये तीसरे जो बहुत वादे कर रहे हैं, चलो इनको भी आजमा लेते हैं। लेकिन ये तो उनसे भी ज्यादा जो है वो बुरे साबित हुए और इनसे बिल्कुल कुछ भी नहीं संभाला गया, और उसमें इनका अपना ही ज्यादा कसूर है। ख्वाब ज्यादा दिखा दिए थे और टाइम लिमिट बार बार हर चीज की देने की आदत है खान साहब को, इस वजह से फंसे हो जाके इसमें। तो लेकिन जो नुक्ता उठाया गया, हम जो समझ रहे थे कि इमरान खान की नाकामी, नाअहली, नालायकी की बात होगी, लेकिन हाँ। जो उस पूरे प्रोग्राम का जो एक महवर रहा, वो नवाज शरीफ साहब की तकरीर रही। और वो तकरीर बड़े धीमे अंदाज में करते 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 वो आखिर में जो वो ब्लास्ट हुए हैं, और जिस तरह हाँ। से उन्होंने नाम ले लेकर लोगों पे चार्जशीट लगाई है, दैट बिकेम द हाईलाइट ऑफ द इवेंट। बिल्कुल। और लोग उम्मीद भी यही कर रहे थे। और अब इससे पहले जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, तो उनकी बहुत सी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर हैं, जिसमें वो इसी तरह की बातें किया करते थे। और वो
जो जर्नल्स, जो रिटायर्ड जर्नल स्पेशली, उनके बारे में वो इसी किस्म की बात करते थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि पहली दफा की है और बहुत खुलकर की है, लेकिन अब लोगों को बहुत हद तक सर ये बात समझ आने लगी है और लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं और लोगों को पता लग गया है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही करप्शन नहीं करते, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही करप्ट नहीं है। पाकिस्तान में दूसरे इदारे भी ऐसे मौजूद है जहाँ के जो सरबराह हैं या जहाँ के जो रिटायर्ड लोग हैं वो किस किस तरह की करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का केस तो बहुत ही ताजा है और लोगों को सबसे पहले मैंने उसी पर बोलते देखा। वरना यहाँ तो लोग जिसे कहते हैं ना कि आपको गद्दार कहना शुरू हो जाते हैं, मरने मारने को उतर आते हैं अगर कोई बात की जाए। लेकिन अब लोग बात कर रहे हैं और लोगों में सुनने का हौसला भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक को नहीं कह रहे, जो बॉर्डर पे खड़े उनको नहीं कह रहे, लेकिन जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो रिटायर्ड होते ये ही बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट, ये मतलब। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अभी किया ना। मैं भी ये कह जी। रहा हूँ। सो मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, कि एक अफसर को कह देने से या उसकी तरफ पिन पॉइंट कर देने से क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान की जो 500,000 के करीब लगभग फ़ौज है या सिपाही है, उस फ़ौजी का मोरल डाउन होगा या उसके जहन में कुछ सवालात ने जन्म लिया होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इमरान खान और उनकी जो गवर्नमेंट और उनके दो तर्जुमानों की फ़ौज, उनकी भी अपनी एक फ़ौज है तर्जुमानों की, वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कहा। फ़ौजियों का क्या, फ़ौजी का, सिपाही का क्या मोरल है सब? सर मुझे नहीं लगता कि जो सिपाही है उसको इस चीज को नेगेटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बात नहीं हो रही। वो जो सिपाही हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, वो जो सिपाही हमारे जब कभी अर्थक्वेक हो या सैलाब हो या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो उसमें आगे बढ़ के मदद करते हैं, चाहे प्लेन क्रैश हो या कुछ भी, उनके ऊपर तो हमें फख्र है। वो तो जिसे कहना चाहिए हमारे लिए हमारी प्राइड है, हम हमारे मुल्क की शान है वो लोग। लेकिन ये जो उनके सर के ऊपर बैठे हुए हैं जनरल्स स्पेशली, जो कहते हैं अपनी 2 करोड़ की गाड़ी को कहते हैं कि 30 लाख की खरीदी है, जो अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते, जिनके ऊपर करप्शन केसेस बनते, करप्शन केसेस तो नहीं बनते लेकिन एलिगेशन लगती हुई, क्योंकि केसेस बनाने की हिम्मत नहीं है किसी में, इतने लोग उनसे डरते हैं। ये बात उनकी हो रही है। जो फौजी हमारे लिए जान दे रहे हैं, जो अपना घर बार छोड़ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनके ऊपर हम उंगली नहीं उठा रहे। हम उन्हें इसी तरह से पॉलिटिशियंस होते हैं, हर पॉलिटिशियन करप्ट नहीं होता जो हमने एक तस्वुर बनाया हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें बोलने की इजाजत नहीं है। मैं तो अब तो फिर कनाडा में, मैं पाकिस्तान में बैठ के बात कर रही हूँ और बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो बैठ के बात कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे गायब हो जाने का रिवाज है। नहीं नहीं, खैर ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। आरजू काज़मी जो है वो आरजू काज़मी ही रहेंगी, और इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ को ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में सुनते हैं। और आप पे तो मतलब हर तरह के कमेंट भी आते हैं और आप बर्दाश्त करती हैं बीइंग ए वुमन, लेकिन अच्छे कमेंट भी कभी कभी आ जाते हैं। मुझे तो वो भी नहीं आते कि भाई आपने अच्छा कुर्ता पहना हुआ है या अच्छे बाल बनाए हुए हैं, वो तो आपको आ जाते हैं। मुझे तो शिकायत है मेरे व्यूअर से, और आज मैं कमेंट्स में देखूंगा आज किसने मेरी तारीफ़ की। लेकिन जोक्स अपार्ट, बड़ा मुश्किल काम है जर्नलिस्ट का वहाँ बैठकर रिपोर्टिंग करना, बड़ा मुश्किल काम है हक़ और सच बात को कहना। और ऐसे मौक़े पे जबकि वहाँ पे कोई तमीज़ नहीं है, कोई माँ बहन की चादर चार दीवारी की वहाँ पे कोई तमीज़ नहीं है। वहाँ पे कब किसको उठा दिया जाए, कब किसको मार दिया जाए। देख लें आप, गुल बुखारी की मिसाल ले लें, आप गुलाल इस्माइल की मिसाल ले लें। ये वो बहादुर ख़वातीन हैं जो कि पाकिस्तान के मीडिया में बैठ के बात करती थी। मारवी सरमद हैं, और इनको जो है पाकिस्तान में एक शजरे ममनुआ करार दे दिया गया, इनको भी वही ट्रेटर करार दे दिया गया। तो मैं आप और आप जैसे जितने भी बहादुर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सलूट करता हूँ। और पाकिस्तान की आवाम को एक अल्टरनेट नैरेटिव भी सुनना चाहिए, बयानिए को जानना चाहिए, रिपोर्टिंग का जो सही तरीक़ेकार है उसको समझना चाहिए। और ये वो मुझे साइन है, पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, जो कि उम्मीद दिलाता है कि अगर आप लोग वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, अगर आप लोग बैठ के वहाँ पे काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि एक खौफ है। आप इस बात को जानिए। देखिए, हमारा खौफ तो उनको है ही है, हम तो बाहर बैठ के परख्चे उड़ा देते हैं, लेकिन आपका खौफ है कि आपकी बात मुदल्लिल होती है, आपकी बात जो है वो सॉलिड एविडेंस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ होती है, तो उसको झुटलाना बड़ा मुश्किल होगा। कल को कोर्ट में चैलेंज हो गया तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो पाबंदी का रिवाज है, अब मैं उस तरफ आता हूँ,
जो हमारे यहाँ पाबंदियों का रिवाज है, आपने सुना होगा कि आज शेख रशीद ने क्या कहा है कि लग सकती है पाबंदी नून लीग पे भी। डू यू थिंक देयर इज़ अ स्लाइटलिस्ट रिमोट पॉसिबिलिटी कि कोई माई का लाल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा के साथ ये कार्रवाई कर सके? सर, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अगर आपके सिटिंग जो गवर्नर थे सलमान तासीर साहब, उनको दिन दहाड़े गोली मारी जा सकती है, तो इसका मतलब है कि वो खुद कहा करते थे सलमान तासीर साहब कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका मतलब पाकिस्तान में कोई महफूज नहीं है। तो मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करूंगी, और पाकिस्तान में पॉसिबल है कि वक्ती तौर पे सही, लेकिन ये नून लीग के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगा दें, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो किसी हद तक नवाज शरीफ साहब की जो स्पीचेज हैं या तकरीरें हैं उसको रोका जा सकता है, मना किया जा सकता है। और ऑब्वियसली अगर वो स्टैब्लिशमेंट को बोलेंगे और वो जो फौजी इदारों के जो सरबराह हैं उनकी बात करेंगे तो रोका जाएगा। और इमरान खान साहब तो फौरन कहेंगे जी गद्दारी का मुकदमा बना दो, वो तो बड़ा आसान है, हमारे यहाँ तो लोगों को काफिर बनाना और गद्दार बनाने का तो रिवाज है। अच्छा आरज़ू, एक मैं आपसे एक बड़ा आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, एक लिखारी के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक ओपिनियन मेकर के तौर पे और एक एनालिस्ट के तौर पे, और मेरे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे। मैं ये अपना नैरेटिव तो दे चुका हूँ एक शो में, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जो बनी, इसका असल एजेंडा क्या है? ये सर मेरा ख्याल है इसका असल एजेंडा तो यही है कि जो ये एक तरह से बहुत लोग कहते हैं कि ये नाअहल किस्म की जो गवर्नमेंट आके बैठ गई है और इनको किसी बात की समझ नहीं लग रही कि ये करें तो क्या करें, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो जॉब्स हो। जो जो बातें ये कर कर आए थे उसमें से कुछ भी ये नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि जहाँ पे इन्होंने 5 साल हुकूमत की है KPK, वहां पे जो BRT प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है वो भी आपके सामने है कि किस तरह से वहां बसों में आग लग गई और कितना पैसा उसमें लगा और क्या कुछ हुआ। दूसरा ये कि दूसरों की बनाई हुई चीजों पे अपने नाम की तख्ती लगाने का रिवाज है पाकिस्तान में, तो वही इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। CPAC भी उन्होंने अपने नाम एक तरह से कर दिया कि जी मैं CPAC बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो बाकी लोग हैं वो आगे बढ़े हैं और उनको मौका इन्होंने दिया है। अगर ये अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखते तो अपोजिशन को किसने पूछना था, लेकिन ये मौका इन्होंने खुद दिया। इतनी बुरी परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं तो कहती हूँ इनको पूरे 5 साल करने देने चाहिए। अच्छा, अब ताकि मैं ये उस शहीद पॉइंट ना की हो तरफ जाए। आता हूँ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेरे जहन में जो एक कन्फ्यूजन है वो दूर कीजिएगा कि जो इत्तेहाद बैनुल जमात हो गया है यहाँ पर, ठीक है, और आपने एजेंडा भी बता दिया कि इमरान खान की नाअहली, नाकामी, वो सब कुछ है, और 2 साल भी हुए हैं, अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए। लेकिन तारीख़ क्या बताती है हमें? तारीख़ में तो हमने ये देखा है कि ये 1 पॉइंट एजेंडा पे जो जमातें और इत्तेहाद और ये मूवमेंट और अलायंस बनते आए हैं, 9 सितारे बनते आए हैं, ये ज़्यादा अरसे चल नहीं सके और इनकी हंडिया बीच चौराहे में फूटी है। और जो इत्तेहाद आज हम देख रहे हैं PDM का, और जो नैरेटिव नवाज शरीफ का हम देख रहे हैं, दे डोंट सीम टू बी अलाइंड एट ऑल, क्योंकि वो लोग ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं और वो डायरेक्ट बाजवा साहब को आज तक जरदारी साहब चैलेंज नहीं कर सके, सिवाय अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो डू यू थिंक कि ये सिलसिला चल पाएगा इसी नैरेटिव के साथ, या इनको थोड़ा सा सॉफ्टर स्टांस लेना पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये ज्यादा देर चल पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर भी जो है वो हर एक अपने तरीके से सोच रहा है और इतना आसान नहीं है इस चीज को हटाना। जो एस्टेब्लिशमेंट की एक यहाँ पे ताकत है, जो एस्टेब्लिशमेंट का एक होल्ड है, उसको हिलाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो तो इसलिए कि वो तो समझे एक तरह से सारे कश्तियां जला के निकले हुए, उनके पास तो कुछ और है नहीं ना खोने के लिए। वो क्या मतलब मजीद क्या उनके साथ बुरा हो सकता है, तो इसलिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी उनके पार्टी मेंबर्स जो हैं या पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा खिलाफ जा सकेंगे। थोड़े दिनों की बात है, दोबारा कोई ना कोई नहीं नहीं, बातचीत मैं तो कह शुरू रहा हो हूँ पीपल्स जाएगी। पार्टी को भी छोड़ें, पीपल्स पार्टी को भी छोड़ें, खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर इतने लोग मौजूद हैं जो शायद इस नैरेटिव से एग्री नहीं करेंगे, और वो फिर कहीं ना कहीं जाके उनका एक पाँव कहीं और होगा और एक पाँव किसी और गेट में होगा। तो ये तो हमारी हिस्ट्री है, अनफॉर्चुनेट इट्स हिस्ट्री। बिल्कुल। इसको ख़त्म होना चाहिए, ये मैं भी एग्री करता हूँ और आप भी एग्री करती हैं, लेकिन जाहिर है धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी, धीरे धीरे ख़त्म होगा।
लेकिन क्या आप समझती हैं कि कोई ऐसा नवाज शरीफ के पास ऐसी कोई खबर है, कोई ऐसी कोई ऐसा नुस्खा है कि जिसके बिना पे उन्होंने जो है डायरेक्ट खबर जावेद बाजवा को हिट किया है? मतलब इतनी बड़ी करेज वो कहाँ से लाए? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई खबर या ऐसा कोई हिंट उनके पास नहीं है। उन्होंने सिर्फ इसलिए हिट किया कि जैसे मैंने कहा ना कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब उनको जो है हर तरह से यहाँ पे इश्तिहारी तक उनको करार दे दिया गया है, उनको इस तरह से दोबारा तीसरी दफा उनको गवर्नमेंट से हटाया गया है और फिर पूरी लाइफ के लिए वो एक तरह से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और तो क्या चीज रह गई है उनके पास खोने के लिए? जब कुछ नहीं रह जाता तो फिर इंसान इसी तरह लड़ते हैं जैसे वो लड़ रहे बेफिक्र होके। तो मेरे लेकिन तब भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी के दूसरे मेंबर्स जो हैं वो उनके साथ इतना एग्री ना करें। नहीं ना करें वो ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो हुकूमत उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि एक तरफ तो आप कह रही हैं नवाज शरीफ के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरी जमात है उनके पास पूरा सूबा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा पंजाब, उनके पास एक फ्यूचर है पाकिस्तान का डेवलपमेंट का, एक प्रोजेक्ट का, तो वो खोने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन वो उन्होंने एक रिस्क लिया है, उन्होंने एक बाउंसर मारा है। अब उस बाउंसर से कैसे बचते हैं ये हमें देखना होगा। लेकिन जो उनका रिएक्शन में जो स्टेटमेंट आ रहा है रियासत का, वो वही आ रहा है, मोदी का यार है, मोदी का यार है, हिंदुस्तान दुश्मन है, सरहदों पे आ गया है और वो एंटी इंडिया है और ये प्रो इंडिया है। तो ये इसमें कितनी सदाकत है कि क्या वाकई वो मतलब नरेंद्र मोदी के यार है? सर वो तो एक अगर होते तो बड़ी अच्छी बात होती, अगर वो नरेंद्र मोदी जी के यार होते तो हो सकता है कि कुछ बात आगे बढ़ती, हो सकता है कि कुछ टर्म्स बेहतर होते, शायद हमारे बॉर्डर पे हमारे सिपाही शहीद इस तरह से ना होते और उनके बॉर्डर पे इस तरह का उनके फौजियों का नुकसान ना होता। तो क्योंकि बहरहाल दोनों तरफ इंसान बसते हैं और मैं तो चाहूंगी कि जो भी जो प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो या कोई भी हमारे यहाँ हो, उनको चाहिए कि वो इंडिया में जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी जी की हो या किसी की भी हो, उसके साथ टर्म्स अच्छे रखे, बिल्कुल उनके यार बने, उनके दोस्त बने और अपने आप को भी ठीक करें। और अगर उनसे कोई शिकायत है, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बताएं ताकि वो अपने आप को ठीक करें। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि अगर इंडिया के साथ हमारी दोस्ती हो। यानी कि जब मुशर्रफ जा सकते हैं वाजपेयी के हम्म। पास और वो ट्रेनें और बसें वापस आ सकती हैं हम्म। और क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है और आगरा ताजमहल में बैठ के तस्वीरें खिंचवाई जा सकती हैं, तो एक बावर्दी इंसान जब करता है तो वो मोदी का यार या उस वक्त के वाजपेयी का यार नहीं कहलाता, या हिंदुस्तान का यार नहीं कहलाता जो गद्दार है। और जो सियासतदान और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग अगर करें या कोई मेच्योर पॉलिटिशियन करे तो वो गद्दार हो जाता है। पाकिस्तान की आवाम को तो बड़ा आसान है ये मंजन बेचना कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है तो सब के सब इसके दुश्मन हो जाओ, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मंजन अब ज़्यादा चल पा रहा है। लेकिन सर एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, तब यारी कहाँ गई थी? अगर उस वो भी जाहिर है, फिर उस पे भी कहेंगे यार थे तो करतारपुर कॉरिडोर खोला है। दूसरा, बिजनेस अभी भी एक तरह से चल रहा है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान और भारत का, तो वो भी उस तरह से रोका नहीं गया है और ना ही रोकना चाहिए। और इमरान खान साहब फोन किस चक्कर में कर रहे थे मोदी जी को जो उन्होंने उठाया ही नहीं? अगर वो यारी नहीं करना चाह रहे थे तो क्या फोन करके क्या कहना चाह रहे थे? वो तो उन्होंने नई सिम बैलेंस सिम डलवाई थी बैलेंस सेलफोन में, मांग तो रहे मिस थे, कॉल मार के चेक कर रहे थे कि कॉलेज जा रही है इंडिया नहीं जा रही। ये बैलेंस मांग रहे थे मोबाइल के लिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा बैलेंस तो भेज यार, तो मैं भी तेरा यार बन जाऊँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि कल मैंने तकरीर सुनी मौलाना फजलुर रहमान की, मरीम नवाज़ की, बिलावल भुट्टो की और नवाज शरीफ की। इन्होंने जहां एंटी फौज एक अपना झलक दिखाई है, स्टेटमेंट दिखाई है, और एक बयानिया बयान किया है बाजवा के ख़िलाफ़, बाजवा डॉक्ट्राइन और इमरान ट्राइका और फैज़ के ख़िलाफ़, वो अपनी जगह पे दुरुस्त और ज़ाहिर है उससे कोई किसी को इख्तलाफ ही नहीं है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि उन्होंने उसमें हस्बे ज़ायक़ा कश्मीर का मंजन भी थोड़ा सा डाला, चूरन डाला, और कहा कि निहत्ते कश्मीरियों पे मजालिम हो रहे हैं और हिंदुस्तान जालिम है और जाबिर है, ये सब ने ही कहा। ठीक है, तो ये पहली बात तो इमरान खान को अकल होनी चाहिए, वो सोचे कि यार जो मोदी का यार हो वो तो ये लफ्ज़ ही नहीं बात करेगा, वो तो इसको अवॉइड करेगा, तो उन्होंने तो अवॉइड किया। लेकिन आप समझती हैं कि क्या ये मौका था और क्या इसकी ज़रूरत थी, या फिर सर्टन क्वार्टर्स को खुश करने के लिए ये जो है ना वजीफ़ा थोड़ा सा डालना पड़ता है उसमें? मेरा ख्याल है थोड़ा सा वजीफा डालना पड़ता है, वरना जैसे एक दफा मैंने कमल शीबा साहब से कहा था कि जैसे बच्चे होते हैं ना, पेपर में जाते हैं तो वहां पे एक ही सवाल का जवाब उन्हें याद होता है और सवाल सारे वो आ जाते हैं जो उसने पढ़े ही नहीं होते, तो फिर वो वही लिख कर आ जाते हैं। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि हमसे इंडियन टीवी कुछ भी पूछे, हम कुछ क्वेश्चन लेके पीछे पड़ जाते हैं, जी। चाहे उसका कोई लेना देना ना हो।
तो इसी तरह से गुजरावाला के जलसे में मुझे नहीं समझ आ रही कि कश्मीर का जिक्र क्यों हो रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स ये बताने के लिए कि एक तो जब से इमरान खान साहब आए तो कश्मीर का सिलसिला थोड़ा रुक सा गया है, शायद इस वजह से भी वो ये बताना चाह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब थे तो कुछ ना कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज थी। इस वजह से शायद उन्होंने कहा होगा कि इसको जरूर हाईलाइट करें, वरना लोग समझेंगे शायद कश्मीर को भूल गए। हम्म, हम्म। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे बहुत से जो व्यूअर्स और दर्शक हैं वो मतलब सरहद के दूसरी तरफ भी रहते हैं, और वो मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कमेंट्स में आके कि अनीस भाई ये बताएं कि ये जो नवाज शरीफ का एक नारा है, वोट को इज़्ज़त दो, ये इस नारे की क्या असलियत है? मतलब वोट को इज़्ज़त दो से क्या मुराद होती है? मतलब आप कहते हैं ना कि मतलब पॉलिटिशियंस को और डेमोक्रेसी को और आवाम को और ये सब करें, लेकिन ये वोट को इज़्ज़त दो, ये ऐसी क्या कहानी है इसके पीछे? ज़रा सा थोड़ा सा हमारे दीगर दर्शकों को भी समझाइएगा। वो मेरा ख्याल है सर इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट आई है तो उसमें यही कहा जा रहा है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, और उसमें इलेक्शन जो हुआ था वो एक तरह से फेक था। बल्कि बहुत से मेरे जानने वाले लोग ऐसे हैं जिन्होंने रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और हर तरह की इससे वो डिजर्व करते थे कि वो जीते, लेकिन वो फिर भी हार गए। और वो बड़े हैरान भी हुए क्योंकि जिस तरीके से लोगों में बहुत ही कम तादाद में लोग बाहर निकले और वोट डालने के लिए, तब भी जो है वो ये कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन जो था वो वोटिंग के उसके ऊपर नहीं आया। बल्कि बहुत से इमरान खान साहब के अपने साथी ऐसे, जब वो उनसे मिलने के लिए गए और उन्हें बताया कि जी हम भी इलेक्शन जीत गए, तो इमरान खान साहब खुद भी हैरान हो गए कि अच्छा तुम भी जीत गए हो। तो इस तरह की बात हो रही थी, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए शायद नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि ये वोट की बेस पे ये इलेक्शन नहीं हुआ और वोट की बेस पे ये गवर्नमेंट नहीं बनी। अच्छा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कल नवाज शरीफ साहब ने, वो ये कहा कि, बल्कि लफ्ज़ नहीं बल्कि जुमला इस्तेमाल किया, वो ये था कि आपने जनरल बाजवा इस कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। तो वो कौन सी ख्वाहिशात हैं? सर कौन से बाजवा साहब की बात हो रही है? हाँ, क्योंकि एक वही आप जैसे बात कर रहे थे कि दो बाजवाएं, जिसकी बात करो वो कहते हैं तुम्हारी बात हो रही है। जी जी। तो उसमें दोनों ही हो सकते हैं नहीं नहीं, क्योंकि वो तो एक डायरेक्टली जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, COS, उनकी बात हो रही थी। तो वही मैं जैसे कह रही हूँ कि हो सकता है क्योंकि ये भी एक तरह की बात ये भी लोग करते हैं कि ये भी कोई तरह की डील है जिसके तहत इमरान खान साहब टिके हुए हैं, कि उन्होंने बात की थी कि जी मैं एक्सटेंशन दूंगा तो आप मेरी गवर्नमेंट को संभालिएगा। ये बात यहाँ पे बहुत होती है। ये मतलब अगर मैं भी कह रही हूँ तो कोई इसमें से मुझे प्रॉब्लम नहीं है कहने में, क्योंकि हर कोई कह रहा होता है कि जी कमर जावेद बाजवा और इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ खड़ी हुई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस सपोर्ट करने के चक्कर में जो अवाम है उसकी वाट लगा दी है दोनों ने। वो तो लगा दिए। दूसरी बात ये भी है कि ख़ुद इमरान खान की हुकूमत दो बड़े स्कैंडल्स की जद में है, और ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, और उसको वो झुटला भी नहीं सकते। एक तो शुगर स्कैंडल जो है वो इनको लेके डूबेगा एक दिन, और दूसरा जो इमरान खान जब आए हैं तो वो आते वक्त वो अपने साथ एक फॉरेन फंडिंग का एक स्कैंडल साथ लेकर आए हैं जो कि अभी तक दबा हुआ है, और उसके गवाहान ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की भी हैं, और ये बात जो है ना बड़ी दूर तक अमेरिका तक जाती है। तो कभी भी ये पंडोरा खुल गया तो इमरान खान की नैया जो डूबेगी वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डूबेगी, जिसको उभरने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। डू यू थिंक कि ये जो करप्शन के स्कैंडल हैं दो, और तीसरा जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने जो नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा तलब किया था और वो अब उससे मुकर रहे हैं, इसको आप कैसा देखती हैं? सर जैसे आप अगर आप कार्ड्स खेलते हो तो आपको पता होगा कि एक ट्रम्प का पत्ता होता है, वो आखिरी में फेंका जाता है जी। जो जो जीत जाता है। तो मेरे ख्याल है वो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, स्पेशली फॉरेन फंडिंग केस, वो एक ट्रम्प कार्ड है जो रखा हुआ है लोगों ने, और जिस वक्त उनको हटाना होगा तो उस वक्त उस कार्ड को शो कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनके बैठे रहने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। वो उसी दिन उसी टाइम पे उनसे कहा जाएगा कि जी घर बनी गाला तशरीफ ले जाइए। तो इसलिए कि वो सबको मालूम है कि वो केस है, और वो एक तरह से साबित हुआ हुआ केस है, और बस सिर्फ उसको भी बताया नहीं गया, खोला नहीं गया है एक तरह से। लेकिन उसमें वो 12 PTI की जो गर्दन है वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। ये तो यहाँ पे बहुत क्लियरली ये बात की जाती है।
ठीक है, वो तो जाएंगे। और मेरी मेरी इस सिलसिले में रेहाम खान से भी बात हुई है, और वो भी हम्म। अबराज नकवी और वो तमाम ताने बानों से बड़ी बखूबी वाकिफ़ हैं, और उसको भी वो एक्सपोज कर रही हैं। बल्कि रेहाम खान के ख़िलाफ़ जुल्फ़ी बुखारी और उनके जो कारिंदे हैं, उन्होंने लंदन में एक कोर्ट केस किया हुआ है, और वो तने तनहा इस केस का मुकाबला कर रही हैं। आपको मालूम है ना कि जब किसी पे केस होता है तो बहुत हम्म। अच्छा खासा खर्चा होता है, उस पर अखराजात होते हैं, लेकिन हम्म। और वो उसके बावजूद उन्होंने घबराया नहीं, और बहुत सारे दोस्त उनको साथ भी दे रहे हैं। तो ये लोग एक तरफ काउंटर अटैक करते हैं, जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ अपनी ही करप्शन को छुपाने की बात करते हैं जो उनको ले डूबने की बात हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नैरेटिव नवाज शरीफ ने एक लफ्ज़ तकरीर के शुरू में कहा था कि ये पहले तो ये तय करें कि मुहब्बे वतन कौन है, दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि अब हम डरेंगे नहीं। अच्छा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बारे में, इसाक डार के बारे में, आबिद शेर अली के बारे में कहा, और या अपने बच्चों के बारे में कहा जो लंदन में बैठे हुए हैं, या उनके बारे में कहा जो कि वहाँ पे बैठे हुए जाती उम्रा में। सो डू यू थिंक कि इनमें से कोई डरेगा या नहीं डरेगा, और आर दे गोना चेंज देयर स्टांस? नवाज शेख रशीद ने ये भी बात आज कही है कि फरवरी में बहुत सारे नून लीगी पार्टी छोड़ छोड़ कर जाने लगे, यानी कि विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी, जो कि एक रिवायती स्क्रिप्ट है हमारा। आप कैसा देख रही हैं इसको? सर बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब तो मेरे ख्याल है नहीं डरेंगे, लेकिन बाकी उनके पार्टी मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं, आपको पता है कि जब भुट्टो साहब को फांसी देने की बात हुई थी तो बहुत से लोग उन्हें भी छोड़ के भाग गए थे। और बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके साथ उस वक्त तक होते हैं जब तक आप पावर में होते हैं। तो अगर वो पावर, उनको लगेगा कि पावर में दोबारा आ सकते हैं, तो ये सब लोग उनके साथ रहेंगे। और अगर उन्हें लगेगा कि नहीं अभी पावर में नहीं आ सकते और कोई दूसरा तीसरा चौथा आएगा, तो ये उसके साथ हो जाएंगे। साथ ही एक चीज और मैं कहूंगी कि सर जुल्फी बुखारी आजकल गायब है, काफी मिस्टीरियसली गायब है। वरना तो बड़ा हर जगह खड़े नजर आते थे, हर जगह भाषण दे रहे होते थे, और कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटीज चल रही होती थी। लेकिन आजकल एक काफी लंबी टाइम से सन्नाटा है। और आपके पास कोई न्यूज है उनकी कि जी किधर जी, है? मेरे पास उससे कहीं ज़्यादा न्यूज़ है। उनके एक कज़न है लंदन में, और हम्म। उन्होंने इनका पूरा पंडोरा जो है वो संभाल के रखा हुआ है, बल्कि उन्होंने मुझे भेज हम्म। भी दिया है। और हम उसको एक्सपोज भी करेंगे कि ये और इनके जो लोग हैं, इन्होंने किस तरह से अपने ही ख़ानदान के लोगों को लूटा है, किस तरह से इन्होंने वहाँ पे ज़्यादती की है लंदन में, किस तरह से ये अमीर बने। तो वो एक स्टोरी है जो कि हम ब्रेक करेंगे जल्दी। मैं और रेहाम खान और हम लोग दोस्त और तौकीर बुखारी जो हैं, उसमें हम बताएंगे। अभी हम जब तक हमारे पास सॉलिड एविडेंस नहीं आ जाएंगे उस वक्त तक हम इस चीज़ को सामने नहीं लाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से हमने देखा कि अहमद नूरानी ने, जिस तरह से अतर मिनुल्लाह ने, जिस तरह से जजेस हजरात ने, जिस तरह से मतीउल्लाह जान ने, और इन लोगों ने और नवाज शरीफ ने जब हिम्मत पकड़ी है, तो अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है बाजवा एंड ग्रोह के लिए कि वो अब किसी एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, या किसी एक को चुक ले, या किसी एक को उठा ले। तो इनके लिए मुश्किलात का दायरा कार बढ़ता चला जा रहा है। अब एक सवाल ये पैदा होता है एज ए पाकिस्तानी मेरे जहन में कि हम डायरेक्ट अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को ललकार रहे हैं। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ, दुनिया की कोई मिसाल आप ले लें, ऐसा नहीं हुआ। और हम ये भी जानते हैं कि मतलब हमारी सरहदें भी काफ़ी वॉलेटाइल हैं और बड़ी ख़तरनाक हैं, और वहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। आप देख रहे हैं कि LOC पे रोज़ाना क्या होता है, आप देख रही हैं कि अफ़गान बॉर्डर पे क्या होता है। तो और फिर दूसरी तरफ और भी मसाइल हैं। तो आर वी सेफ़? क्या हमारी फ़ौज ये सलाहियत रखती है कि वो हमें महफूज रख सके? क्या हमारे वो सारे बहादुर ब्रिगेडियर और कर्नल और कैप्टन और मेजर जो कि इदारों के चेयरमैन बने फिर बैठे हुए हैं, क्या वो सूट अपना पैंट जो है वो पहने, वो चेंज करके यूनिफॉर्म में जल्दी से आके सरहद पे जा पाएंगे? आर वी सेफ एज ए कंट्री, एंड डू वी हैव अ आर्मी दैट कैन प्रोटेक्ट पाकिस्तान? सर इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। मे भी किसी हद तक शायद हो, लेकिन कम्प्लीटली तो हम महफूज तभी होंगे जब ये दोबारा अपनी बैरकों में जाएंगे, दोबारा अपने काम पे जाएंगे। जो फौज है वो वही काम करेगी जिस काम के लिए फौज को रखा जाता है, जिस काम के लिए फौज होती है। अगर ये वो छोड़कर और डिफरेंट, कोई PTV में लगा हुआ है, कोई स्टील मिल में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई PIA के पीछे पड़ा हुआ है, अगर ये या कोई पिज्जा बेच रहा है, अगर ये सब कुछ करते रहेंगे तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल
कि सिर्फ जो हमारे जो सिपाही हैं जो बेचारे वहां पे खड़े होते हैं अपनी जानें देने के लिए, सिर्फ उनके ऊपर रिलाय करना तो सही नहीं होगा। लेकिन जो फौज है उसको, अब मेरा ख्याल है जो फौज का काम है बैरकों में वहीं पे भेजना पड़ेगा, तब ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन मसला ये ना कि एक तो होती है फिजिकल फिटनेस और एक होती है मेंटल फिटनेस। फिजिकली तो हमने देखा कि कोई फिट नहीं है, सब मोटे मोटे हो गए और वो मतलब खा के, और जहनी तौर पे जो है कोई पीआईए चला रहा है, कोई वापडा चला रहा है, कोई रेलवे चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। सो जब ये हालात होंगे तो एक सीनियर अफसरान की एक पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं ना कि खेप, दे आर नॉट केपेबल टू रन एन आर्मी, दे आर नॉट केपेबल टू प्रोटेक्ट अ कंट्री। तो मेरा ये ख्याल है कि आप कुछ सफाई का टाइम आया है। दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड क्लीन आवर कंट्री, दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड क्लीन आवर आर्मी। तो डू यू थिंक कि ये हो पाएगा, और डू यू थिंक कि इट इज़ इनएविटेबल, ये नागुज़ीर है, ये होना चाहिए? सर होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ना सिर्फ आर्मी में भी होना चाहिए बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें भी होना चाहिए, जो मेन गवर्नमेंट बैठती है डेमोक्रेटिक उसमें भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वही वाली बात है कि वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इसी तरह का कोई मुहावरा है ना। तो वो करेगा कौन, इतनी हिम्मत कौन लाएगा, कहाँ तक लाएगा? अब मैं और आप बात तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। नहीं, पावर है ना, हम पावर है, सिर्फ पावर आपका आइन आपको देता है, पावर आपका दस्तूर जो है वो आपको देता है, पावर आपका कानून आपको देता है। ये सब जिस दिन हमें बात ये समझ में आ गई ना कि ये सब अफसर हैं, ये सब नौकर हैं, ये रियासत के नौकर हैं, ये सरकारी अफसर हैं, ये मतलब कोई सियासतदान नहीं है, ये कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये अफसर हैं जिनकी एक मियाद है, जिनका एक हलफ है। पहली बात तो है कि इन सब ने अपने हलफ से खिलाफ वर्जी की हुई है। दूसरी बात ये कि ये इनका मैंडेट नहीं है, ये इनकी जगह नहीं है कि ये सारे फैसले करें। इनको तो जाना ही जाना होगा, या तो मिसकॉन्डक्ट इनके खिलाफ किया जाए और इनको बरतरफ कर दिया जाए, इनको सैक कर दिया जाए, या फिर ये कि ये खुश शराफत से कहें कि सर ये आपने हमें कहाँ बिठा दिया है, वी वर ट्रेंड फॉर, हम अकेडमी गए थे कुछ और करने के लिए, हमें ट्रेनिंग आपने सुबह 6 बजे 5 बजे उठा के नदी में फेंक के ट्रेनिंग कुछ और दी है, बिठा आपने हमको दिया ये फ़ाइलों में। सो ये कैसे कैसे होगा? जिनका काम है वो खाली घर में बैठे हुए हैं, हमारा काम कहीं और है, हम वो सरहदें खाली छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, सिपाहियों को आगे मरने के लिए भेजा हुआ है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज़ गोइंग टू अ टोटल कैटास्ट्रॉफिक एंडिंग। सो दिस हैज़ टू चेंज। जो तकरीरों में हमने सुना उसमें मैं एक चीज़ की तवज्जो आपकी तरफ दिलाना चाहूँगा जिसको मैं नहीं चाहता कि हम साइड लाइन कर दें। वो ये है कि हल्के ही अल्फाज में, धीमे ही लफ्ज़ में कह दिया गया कि जी बलूचिस्तान के लापता अफराद का भी एक मसला है। तो खैर लापता बलूचिस्तान में तो नहीं है, लापता तो कराची में भी हैं, फाटा में भी हैं, सिंध में भी हैं। तो ये इस आवाज़ को शायद किसी मरकज़ी रहनुमा ने नहीं सुना, and that is an irony. What do you think? सर हिम्मत नहीं है किसी की, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कौन बात करेगा? बलूचिस्तान में जिस तरह से मिसिंग पर्संस का इशू है या सिंध में है और जगह पर है, वहां पे लोग अपने प्यारों की तस्वीरें लेके बैठे रोते रहते हैं। हम वो तस्वीरें देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, थोड़ी बहुत बात भी करते हैं। मेन मीडिया में कब ये बात होती है? किसी को इजाजत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है बात करने की। हम सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, ये 3 जगह है जहाँ पे गोल गोल घूमते रहते हैं और यही की न्यूज देते हैं। ना हम केपीके की बात करते हैं और ना ही हम जो है वो बलूचिस्तान की बात करते हैं। कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए और पूरी दुनिया दिखा दे, आखिरी में हम दिखा रहे होते हैं। तो वो हम जिस तरीके से रखते हैं, जिस तरीके का सलूक करते हैं, हमारी खुद की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ के 100 तरह की बातें कर लूं, लेकिन अगर मैं किसी अपने साथी कुलीग से कहूं कि आप बलूचिस्तान चले जाइए और वहां जाके आप रिपोर्टिंग कर दीजिए, तो जाहिर है मैं भी 2 दफा सोचूंगी कि ऐसा ना हो कि मैं बेचारे को मुसीबत में फंसा दूं कि आगे से उसकी फैमिली जो कहे कि कहाँ भेज दिया। तो ये हालत है कि अपनी मुल्क में रहते हुए आप जो है बलूचिस्तान में कुछ बात नहीं कर सकते। जिससे कहो दीजिए कुछ भी नहीं हो रहा, सब सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कब हमने देखा है कि मीडिया में बात हो रही है? जब तक हजारा के लोग आके सड़क पे नहीं बैठ जाते तब तक वहां कुछ नहीं दिखाया जाता। इसी तरह से मिसिंग पर्संस के साथ क्या हो रहा है, कोई बात नहीं होती। इसी तरीके से केपीके का भी वही सौतेले वाला सलूक किया हुआ है, केपीके को साइड पे किया हुआ है। आप अगर टीवी चैनल देखना शुरू करें, आपको बहुत कम लोग
आपको टीवी चैनल्स पे ऐसे लोग दिखेंगे जिनका ताल्लुक केपीके से होगा, जो कोई पठान होंगे वो आपको बहुत कम नजर बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल एक बिल्कुल। तरह का बाइकआउट है, यहाँ पे सब पंजाबियों का होल्ड है पूरे में। अच्छा, इसी इसी पॉइंट को मैं आपको एक और एंगल से सवाल पूछता हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कल जो पीडीएम का जलसा हुआ, उस जलसे में सब थे मौजूद, आपके दो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर। और आपने कहा कि एक मोनोपोली है, एक हेजमनी है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, और पंजाब की, और उसमें जो छोटे सूबे हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको निगलेक्ट करने की एक रिवायत रही है। हमने देखा कि इसमें कहीं भी सूबा सिंध की सिवाय पीपल्स पार्टी के शहरी सिंध की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। अब वो जो बची खुची एमकेएम है उसको तो कोई मानता नहीं है, लेकिन जो असल कराची आइट्स, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, वहाँ जो शहरी इलाके हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। हमने देखा कि मंजूर पश्तीन एक फिनोमेना है, उनकी कहीं नुमाइंदगी नहीं थी। और बलूचिस्तान तो समझें कि पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं रहा, शायद इन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया है। सो ये भी आप समझती हैं कि एक अलमिया है कि हमारे कोई कौमी रहनुमा ने किसी पश्तून को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक लेजिस्लेटर को, कानूनदान को उसमें कानून बनाने वाले लोगों को शामिल नहीं किया? बिल्कुल है सर, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और इसी तरह से मोहसिन दावड़ भी वहां पे नहीं थे। हमारे और इंडिया में मैं देखती हूँ कि ये फर्क है कि जब किसी इंडियन से बात करें, अगर किसी दूसरी कंट्री में आप मिले और आपको मिल जाए और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ के हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं जी मैं भारतीय हूँ या मैं हिंदुस्तानी हूँ। और हमारे यहाँ ये कि जब हमारे यहाँ पूछा जाता है तो हम कहेंगे कि जी हम कराची से हैं, हम लाहौर से हैं, हम पेशावर से हैं, हम इस तरह से बताते हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी नहीं बोलते। जी तो वो चीज है। और इसी तरह की जो यहाँ पर भी जो मैं देख रही थी अभी जो जलसा हुआ है, उसमें भी ये जिन लोगों के आपने नाम लिए वो लोग मौजूद नहीं थे। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर आप उसको कभी ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि उसमें आपको सिंध और जो पंजाब है वहां के लोग तो जरूर नजर आएंगे, लेकिन आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो कि केपीके या बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते होंगे। मुझे नहीं पता उसकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन उनको साइडलाइन किया गया। बल्कि एक साहब मेरे जानने वाले हैं और उनका ताल्लुक केपीके से है, वो मुझे उन्होंने कहा था कि वो टीवी चैनल्स पे जाना चाह रहे हैं। जब मैंने एक टीवी चैनल एंकर से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि वो आरजू हमें मना किया हुआ है कि किसी भी पठान को ना लिया जाए टॉक शो में, क्योंकि हो सकता है कि उसका ताल्लुक जो है वो पीटीएम से हो। तो क्या हुआ अगर पीटीएम से हो, फॉर एग्जांपल वो सपोर्ट करता हो पीटीएम को कोई, तो उसका क्या मतलब है कि आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, आप उन्हें बिठाएंगे ही नहीं। तो ये रवैया है यहाँ पे। और फिर ये लोग कहते हैं कि जी हमें कोई सुनता नहीं है और हमारी बात नहीं मानते और हमारे खिलाफ नारे लगाते हैं, फिर तो ये होगा। ये देखें, वही तारीख हमने आपको दोहराती है। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, इलेक्शन शुरू हुए और एमक्यूएम नई नई आई थी, तो जब इलेक्शन की ट्रांसमिशन में जो रिजल्ट आ रहे थे, तो वहाँ पे जो एंकर्स और जो एनालिस्ट बैठे थे, वो जब भी कराची का इलेक्शन रिजल्ट आता था तो कहते एक तंजीम के साहब ने 1,001 लाख वोट लिए और एक जमात इस्लामी के इतने लिए। फिर दूसरा आता, कहते हैं हाँ उस तंजीम के जो है वो 4 वोट हो गए। तो उस ज़माने में एक बड़े जय्यत सियासतदान, वो जर्नली थे, उन्होंने कहा भाई आप लोग क्यों नहीं बोलते कि ये महाजिर कौमी मूवमेंट के लोगों ने ली है, महाजिर लफ्ज़ कोई गुनाह है, ये तो नबी पाक ने भी हिजरत की थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने महाजिर कौमी मूवमेंट कहना शुरू किया। अब वो इस वक्त एक टैबू बना दिया है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़, पश्तीन लफ्ज़ को गाली बना दिया। आपने देखा वो एक ऐड भी चला था पिछले दिनों कि तुम तो पश्तीन हो, तुम तो तासुबी हो, तुम तो गद्दार हो। ये सारे मामला चलते रहे। लेकिन आज मैंने इमरान खान की तकरीर सुन रहा था, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की और बड़े जिससे कहते हैं ना नफ़रत से, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अखबारों में बड़ी बड़ी ख़बरें लगी हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ के फेवर में, और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको, शायद वो अंधे हैं, उनको नहीं मालूम कि दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में लगी है आज, मतलब जो बड़े बड़े पोर्टल में लगी है, रॉयटर्स में ख़बर लगी है। तो ये हिंदुस्तान को जो का खौफ है, इमरान खान साहब अपने दिमाग से निकाल दें। उनको तो फिक्र भी नहीं है तुम्हारी कि तुम कौन क्या चीज़ हो, वो तो एक फूंक मारेंगे तो तुम उड़ जाओगे। लिहाजा डोंट वरी अबाउट इंडिया, तुम अपनी अपनी कंट्री की वरी करो। नवाज शरीफ की तस्वीरें या ख़बरें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लगी, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, पोर्टल्स इस वक्त बता रहे हैं कि उन्होंने किसको चैलेंज किया है। सो डू यू थिंक कि इमरान खान को थोड़ा सा ख़बरें जो है वो पिंकी के अलावा भी कहीं से लेने की ज़रूरत पेश आनी चाहिए? बिल्कुल सर, बल्कि इमरान खान साहब शायद भूल गए कि हिंदुस्तान के अखबारों में उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें लगा करती थी एक जमाने में, और शायद अब वो शेयर करना पसंद नहीं करेंगे।
लेकिन उनकी भी जो एक बड़ी खूबसूरत रंगीन जिंदगी गुजरी है, उस बारे में हिंदुस्तान की जो एक्ट्रेसेस होती थी उनके साथ उनके भी बड़े स्कैंडल बने और वो खबरें भी लगा करती थी। उस वक्त तो उनको कोई एतराज नहीं था उसके ऊपर। लेकिन अब अगर बिल्कुल जैसे आपने बात की है नवाज शरीफ साहब की, तो पूरी दुनिया में हर जगह हर किसी भी कंट्री के अखबार में ये खबर लगी है जो बात उन्होंने की है। तो उनको थोड़ा सा मिच्योर होना पड़ेगा। असल में प्राइम मिनिस्टर तो वो बन गए हैं, लेकिन ही इज नॉट मेच्योर इनफ कि वो ये सब चीजों को बर्दाश्त कर सकें और उसका सही से जवाब दे सके। मेरे ख्याल है इनको अपना एडवाइजर चेंज करना चाहिए। जो इन्होंने एक लंबी फौज एडवाइजर्स की रखी हुई है जो इन्हें बताती है कि इन्होंने कहाँ पे क्या बोलना है, वो इनको शायद गलत मशवरे दे रही है और इस वजह से ये हर जगह उल्टी सीधी बातें करते हैं। नहीं, इनको एडवाइज़र नहीं चेंज करनी चाहिए, इनको ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये वो डिलीवर कर पा रहे हैं एंटिसिपेटेड जो एक्सपेक्टेड था। और सेलेक्टर्स यकीनी तौर पे अपनी नाकामी को ज़ाहिर खुल के तो नहीं कह पाएंगे कि हमने एक नालायक आदमी को पता नहीं क्या समझ के ले आया, ये तो बिल्कुल ही डफर निकला। और इस डफर ने, लेकिन अब मसला ये नहीं कि इतनी बड़ी रियासत एक डफर के हाथों में देंगे तो नालायक आज़म जो है वो फिर मुल्क तो नहीं चला पाएगा, वो तो कश्ती तो डूब रही है। तो जब कश्ती डूबेगी तो फिर ये सियासतदानों का, पीडीएम का जो तहरीक बनी है, इसका फ़र्ज़ है कि ये इसको इससे जान छुड़ाए और लोगों को बताए कि भाई कुछ और, कोई और आ जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी है ये, इसको समझिएगा कि ऐसे आदमी के लोग कानों को हाथ लगा लें और बोलें कि जी फ़ौज आए और सानू बचाए। डू यू थिंक ये भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है? बिल्कुल हो सकता है सर। कोई चीज को भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि इनसे इस तरह की गलतियां करवाई जाए, इस तरह की ये बेवकूफियां दिखाएं कि लोग खुद कहे हाथ जोड़ के कि खुदा के लिए फौज को ही आ जाना चाहिए, इसलिए कि इन लोगों के बस का तो नहीं है। ना नवाज शरीफ के, ना किसी और पार्टी के, ना इमरान खान के। और खुद लोग लेकर आए और लोग लेकर आएंगे। लोग अभी भी शुरू हो गए, लोग कहते हैं कि बिल्कुल। जी मुशर्रफ साहब के जमाने में बड़ा अच्छा था। हम्म हम्म हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, आपका थैंक आपने यू। हमें वक्त दिया शॉर्ट नोटिस पे। और नाजरीन, ये जो थैंक यू सिचुएशन सो मच। है, माय प्लेजर। और अब कराची में भी जलसा होगा और उसके बाद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दीगर जलसे भी होंगे। अ, मुझे राजा परवेज़ अरशद साहब की एक बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्राडिया ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। तो यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक फेक नैरेटिव पे एक बिल्ड करके एक गुड्डे को लाके सजा के बिठा के वज़ीर आज़म बना दिया, वो ज़्यादा अरसे चल नहीं सकेगा। वोट को तो इज़्ज़त देनी ही पड़ेगी, आपको लोगों को बाहर निकल के अपने मैंडेट को तस्लीम करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये सेलेक्टिव जो है तहरीक नहीं होनी चाहिए। अभी भी मुझे ये सेलेक्टिव लगती है, इसमें इंक्लूसिवनेस नहीं है। आई डोंट सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची के लोगों को उठना होगा। क्योंकि देखें जिस तरह से अब नवाज़ शरीफ ने बाजवा को चैलेंज कर दिया है ना, आप भी खड़े होकर चैलेंज कीजिए अपने हक़ के लिए, अपने राइट के लिए। इसी तरह मैं मंजूर पश्तीन और पीटीएम की तहरीक को कहूँगा कि वो भी उठे और अपने इस तहरीक को सामने लेकर आएँ। इमरान खान साहब, आप समझ रहे हैं कि यूँ आपको सपोर्ट मिल रही है और यूँ ही वक्त गुजरता रहेगा और आप कामयाब हो जाएंगे और ये 5 साल गुजार लेंगे। तो कल के ही जलसे का मैं आपको शेयर सुनाता हूँ, उस पर प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। यहीं तक हमारा प्रोग्राम था। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।